अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी प्लीज? Okay, great. Welcome back. So, right, I'll be just taking this week the class from home, and then we can resume our picture-in-picture mode, जो हम लोगों ने initially start किया था. So just bear with me. Just 2 more lectures today and tomorrow, and from next week, inshallah, we are going to catch up. Allah ka shukar, Haseeb, symptoms are quite better. Yes, there is some weakness and shortness of breath, but overall much better. So hopefully next week, inshallah, my classes from the campus resume kar lunga. Anyhow, but yes, as compared to last week, the condition is a lot better. अच्छा जनाब, so an overview of what we discussed earlier. अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? हमने फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटजी को डिस्कस करना शुरू किया है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हम लोगों ने सो फार कवर किया है, definitions कवर की हैं स्ट्रेटजी की. We have discussed how to define the term strategy. We have discussed elements of strategic management process, 3 pillars: strategy, choice, position, choice and implementation. Then we discussed hierarchy of VN, mission, goals and objectives. एक इदारे की हायरार्की क्या होती है, VN की, मिशन की, गोल ऑब्जेक्टिव्स की. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर लास्ट वीक हमने स्टेक होल्डर पे कंक्लूड किया था. इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट अ क्वेश्चन इन द ग्रुप स्टेक होल्डर के हवाले से कि स्टेक होल्डर्स पावर कैसे प्रैक्टिस करते हैं, या स्टेक होल्डर्स की जो डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस है वो किस बेस पे डिफाइन होती है. तो इसके लिए फिर मेंडेलो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स यूज की जाती है. वी प्रेफर टू यूज मेंडेलोस PI मैट्रिक्स टू डिटरमिन दैट विच स्टेक होल्डर विल हैव व्हाट टाइप ऑफ पावर. अगर आप इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बताई गई. वेल, these handouts are fair enough. ठीक है. हाँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको आई की किताब से मार्क करवा दिया करूंगा. लेकिन आई की किताब में ना बहुत अननेसेसरी कंटेंट भी है जो कि जस्ट क्लटरिंग क्रिएट करता है माइंड के अंदर, लेकिन उसका इतना कोई फाका नहीं होता. तो ये जो प्रैक्टिस जो किताब है जिसके हैंडआउट्स आपको मैं मुहैया कर रहा हूँ, आई हैव ट्राइड टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्प हो, रादर देन यू जस्ट keep wandering in the text and all.
तो आपकी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्रिस्प करने के लिए फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। वेल, प्रैक्टिस किट बीएमएस वाली कुछ हद तक यस डुएबल है। प्रैक्टिस किट जो है जो बीएमएस की थी उसके कुछ क्वेश्चन अभी भी वैलिड है, वो चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर बाय चैप्टर एलिमेंट्स, राइट। ये जिन लोगों का मसला आ रहा है लॉगिन का, ये चेक करें आईटी वालों के साथ या लाइक व्हाई आरंट दे एबल टू कनेक्ट, क्योंकि जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और दे मैं गाइड देम दैट हाउ दे कैन कनेक्ट टू दिस मीटिंग। सी 3-4 लोग ये इशू फेस कर रहे हैं। जूम लॉगिन से कनेक्ट करके देखें, जरा ग्रुप पे मैसेज भेजें ताकि वो लोग थोड़ा सा कर लें। ठीक है, आस्क देम के जूम लॉगिन यूज करें। एनी हाँ, तो जनाब स्टेक होल्डर्स की दो चीजें देखी जाती हैं, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कितना है और स्टेक होल्डर के पास पावर कितनी है। इंटरेस्ट मीन स्टेक होल्डर किस हद तक इन्वॉल्व है एक बिजनेस के डिसीजन के अंदर। इंटरेस्ट कैन बी लो, इट कैन बी हाई। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहा है, तो इसमें एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है दे माइट बिकम जॉबलेस। एम्प्लॉयज जो है वो जॉबलेस हो सकते हैं, उनकी जॉब जो है वो जा सकती है। लेकिन इसके बरक्स अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट परचेज करने से इनकार कर दे, तो कस्टमर जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। कस्टमर वुड हैव वेरी हाई लेवल ऑफ पावर इन द बिजनेस। तो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और पावर को देखते हुए हम डिटरमिन करते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जिसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आते हैं इसके अंदर। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैव स्ट्रॉन्ग पावर एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। इसमें गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट हैव स्ट्रॉन्ग पावर एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। गवर्नमेंट अपनी पावर से आपके बिजनेस के डिसीजंस को ऑल्टर कर सकती है, और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भी बहुत हाई होते हैं। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेना होता है, गवर्नमेंट ने आप से एम्प्लॉयमेंट लॉज और जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो फुलफिल करवाने होते हैं, राइट। एम्प्लॉयज माइट कम हेयर, कीप इन्फॉर्म्ड की कैटेगरीज में एम्प्लॉयज आ जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट हाई होता है, बट एट टाइम्स एम्प्लॉयज हैव नॉट मच पावर इन द बिजनेस डिसीजन। इधर अक्सर आपके की कस्टमर या की सप्लायर्स आ जाते हैं। कस्टमर्स के पास पावर ज़्यादा होती है, लेकिन कस्टमर्स के पास इतना इंटरेस्ट नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कस्टमर माइट नॉट बी कंसर्न मच अबाउट दैट, राइट। एंड देन यू हैव मिनिमल एफर्ट। मिनिमल एफर्ट में नॉर्मली जनरल पब्लिक आ जाती है। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट भी हम एंड पे रखते हैं। खैर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर विल नेवर आस्क यू सच अ क्वेश्चन कि आप कैटेगराइज करें डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स को। अभी तक वैसे स्टेक होल्डर पे सवाल आया भी नहीं है कभी। दिस टॉपिक हैज नेवर एवर टेस्टेड सो फार। ओके, मूविंग टुवर्ड्स two different types of strategies that a business might develop when they are in a process of strategic management process. Very important topic. एक दफा टेस्ट हो चुका है, वालेकुम अस्सलाम फहद। एक दफा ये वाला टॉपिक टेस्ट हो चुका है पेपर में। इंटेंडेड स्ट्रेटजी होती है और इमरजेंट स्ट्रेटजी होती है। इंटेंडेड का वर्ड निकला है इंटेंट से। इंटेंट कहते हैं नियत करने को, यानी जिस स्ट्रेटजी के बारे में आप एक डिटेल्ड एनालिसिस करें, प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू आप एक स्ट्रेटजी को डेवलप करें, इसे इंटेंडेड स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो इंटेंडेड स्ट्रेटजी एक प्लान स्ट्रेटजी होती है थ्रू अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस। दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय सीनियर मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी कहती है कि हमने अगले साल 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं सो दैट वी कैन एक्सपैंड आवर मार्केट रीच। ये उनकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी कहलाएगी, इसे कहेंगे इंटेंडेड स्ट्रेटजी। लॉन्चिंग 3 न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर मार्केट रीच इज देयर इंटेंडेड स्ट्रेटजी। इसी तरह और नॉर्मली इंटेंडेड स्ट्रेटजी जो है ये एक फॉर्मल बिजनेस प्लान का हिस्सा होती है, और डायरेक्टर्स जो है वो एक रोलिंग 5 ईयर बिजनेस प्लान, जैसे फॉर एग्जांपल बजट आता है, जैसे हमारा बजट आता है, और जब बजट अनाउंस होता है तो ये भी एक इंटेंडेड स्ट्रेटजी होती है कि गवर्नमेंट किस किस हेड में कितना कितना खर्च करेगी पैसा। इंटेंडेड स्ट्रेटजी एक फॉर्मल अप्रूव्ड चॉइस होती है। फॉर्मल अप्रूवल के बगैर ये आप इसे डेवलप नहीं कर सकते। सो इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज अ फॉर्मल अप्रूव्ड चॉइस। Intended strategy is a formal approved choice, and then it is only valid and appropriate. Just spare me a moment, एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी जरा ये पोजीशनिंग है थोड़ी सी बेहतर कर लूँ, then I'll be sharing the video. Just a minute.
Okay ji, so I hope now you can see me. I may be visible. नहीं वो I understand कि audio visual effect से थोड़ा सा understanding थोड़ी बेहतर होती है. I can well imagine that. Audio visual effect से engagement थोड़ी बेहतर हो जाती है. That is quite common thing. Anyhow, next week इंशाल्लाह हम वो पिक्चर इन पिक्चर मोड में चले जाएंगे जो कि हमारे कॉलेज में जो स्टूडियोज बनाए हुए हैं, दे आर वंडरफुल स्टूडियोज. तो उसमें हम पिक्चर इन पिक्चर मोड में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मूव कर जाएंगे. जब एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, व्हेन अ स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड, तो वो उस वक्त के स्कोप को देखते हुए वैलिड होती है, एट द टाइम व्हेन इट वाज अप्रूव्ड. लेकिन ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल कि जब उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आए तब हालात चेंज हो चुके हों, सिचुएशन चेंज हो चुकी हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो चुके हों, राइट. जब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटजी के अंदर आपकी जो फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस, एक मीटिंग्स हो रही हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, दैट्स अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस. आप भी माशाल्लाह फर्म्स में जाते हैं, सारे काम करते हैं, आप भी फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस से रोज गुजरते होंगे ना. डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस. एक टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट जिसमें एक फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू जब आप किसी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो दैट इज अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस. ऑलराइट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक हाई लेवल स्टेटमेंट होती है. टिपिकली ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो कि बोर्ड आपस में यूज करता है. इंटरनल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज अ हाई लेवल स्टेटमेंट of how an organization achieve its vision. Normally intended strategy जो है, it is a part of strategic intent. Intended strategy is a part of strategic, यानी ये लिखी होती है. Intended, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि हमने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं. Now that is an intended strategy. कंपनी ने कहा कि हमने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, so that is going to be an intended strategy. ये intended strategy होगी, इसे कहेंगे intended strategy. अब ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी जो है, इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. यानी आप अब अपने एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट में अपने रिसोर्सेज को भी डिफाइन करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज भी बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, राइट. सो दिस स्ट्रेटेजिक इंटेंट बेसिकली एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेच. स्ट्रेच मीन्स अब आप उसमें रिसोर्सेज का जिक्र भी करते हैं. स्ट्रेच मीन अब आप उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि ठीक है, 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, ये आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी है, लेकिन इन 3 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए वसाइल किस किस्म के दरकार है, कौन सी कैपेबिलिटीज ब्रूए कार लानी होंगी, हाउ दोस कैपेबिलिटीज विल वर्क इन ऑर्डर टू अचीव दैट विजन. ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट. तो बेसिकली इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आप ये कह सकते हैं. It's not a public statement. It is not a public statement. ये internal statement होती है, ये public statement नहीं होती. Just like your VN mission. VN mission are public statements. VN missions are your public statement. It is not a public statement. It is an internal statement जो कि normally board of directors issue करते हैं आपस में, so that they can have an understanding on how it is going to work out, right? So it is basically the detail of a strategy which is going to be adopted for a certain time period. Of course, when new emergent strategies are adopted, they should also be consistent with your strategic intent. जब आप emergent intent is never hidden, of course, within the organization. Intent का मतलब ये नहीं होता कि चीज छुपी हुई है, हाँ उसकी boundaries defined है, उसकी boundaries defined है. Intended strategy means जो नियतन सोचा है कि ये काम करना है. Of course, discussion में आएगा, मतलब it's not going to be held with only one individual. It will be a part of a discussion. It will become a part of discussion. It is not like एक बंदा ही दिल में सोच के बैठ जाएगा जी मैंने ये काम करना है. फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस इसी को तो कहते हैं. जब आप चीजों को डिस्कस करते हैं, जब आप चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, जब आप चीजों को एक डायलॉग का हिस्सा बनाते हैं, when you make the things a part of a dialogue, right? That is called as, मैं बता रहा हूँ, इंटेंट का वर्ड निकला है इंटेंशन से. इंटेंशन कहते हैं नियत करना किसी चीज की, ये काम मैंने ऐसे करना है. तो इंटेंट का जो लफ्ज है ना, ये निकला है नियत से, राइट.
इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स किसी काम को करने की नीयत, राइट। एनीहाउ, सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक हाई लेवल स्टेटमेंट होती है, बेसिकली नॉट अ पब्लिक स्टेटमेंट, इट इज जस्ट यूज एज एन इंटरनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके बाद एक होती है इमर्जेंट स्ट्रेटेजी, वर्ड निकला है इमर्ज, इमर्ज मीन उभरना, इमर्ज कहते हैं उभरने को, समथिंग दैट कम्स आउट, समथिंग दैट यू नो इमर्जेस आउट। इमरजेंट स्ट्रेटेजी वो होती है जिसके लिए फॉर्मल अप्रूवल नहीं आपको दरकार आपको दरकार होता है सॉरी। इमरजेंट स्ट्रेटेजी वो होती है जो बगैर फॉर्मल अप्रूवल के इम्प्लीमेंट की जाती है। इमरजेंट स्ट्रेटेजी वो जिसे आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी एंटीसिपेटेड, इसे आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको एंटीसिपेट कर लिया तो फिर तो इंटेंडेड स्ट्रेटेजी बन जाएगी ना। कंपनी ने कहा कि हमने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और हमने प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो एक सर्टेन लेवल पे सेट करनी है, व्हाटएवर द प्राइस लेवल दे हैव डिटरमिन्ड। जब कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में तो पता लगा जी कंपैटिटर ने अलाइक प्रोडक्ट फेंक दिया मार्केट में, कंपैटिटर ने मार्केट में अलाइक प्रोडक्ट ऑफर कर दिया। अब उस वक्त इंस्टेंटली रियल टाइम विदाउट फॉर्मल अप्रूवल विदाउट फॉर्मल प्लानिंग आपको इंस्टेंट प्राइस चेंज करनी है अपने प्रोडक्ट की, ये इमरजेंट स्ट्रेटेजी है, ये इमरजेंट स्ट्रेटेजी है। द ऑर्गेनाइजेशनल वाइड इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंटल स्टेट्स दैट कैन नॉट बी डिसर्न्ड, डिसर्न मीन्स जिसको ब्रेक किया जा सके, और एंटिसिपेटेड जिसको फोरकास्ट किया जा सके। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिसर्न्ड और दैट कैन नॉट बी फोरकास्टेड और दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बिफोर इट हैपन। अगर उसके होने से पहले उसके बारे में आपने सोच लिया तो फिर तो वो इंटेंडेड स्ट्रेटेजी बन गई ना। कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग इज ऑल्सो इंटेंडेड, या फिर आप लफ्ज सुनते होंगे कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग इज ऑल्सो इंटेंडेड। ये ऐसा नहीं है कि इंटेंडेड स्ट्रेटजी बनाते हुए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही नहीं है कि अगर कुछ सिचुएशन चेंज हो गई, हालात बदल गए तो क्या करेंगे, आप कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग जरूर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है अगले महीने, ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी है, उसकी ये प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग भी साथ जरूर करेंगे कि अगर कंपैटिटर ने कोई कंपैटिटिव प्रोडक्ट दे दिया तो हम प्राइस कितनी चेंज कर देंगे। ये उनका कॉन्टिंजेंट प्लान है, दिस इज देयर कॉन्टिंजेंट प्लान। अब कंटिंजेंट प्लान विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर इंटेंडेड स्ट्रेटजी, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया आपने। इवन कंटिंजेंसी प्लानिंग के बावजूद देयर विल बी लेफ्ट अ रूम ऑफ सम चांस, कुछ ना कुछ चांस रहेगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो जाए जो आपने एंटिसिपेट ना की हो। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी एंटिसिपेशंस को रूल आउट कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको पता हो कि फ्यूचर में क्या होना है तो फिर तो दुनिया का हर बिजनेस अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। अगर बिजनेसेस को पता लग जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, then every business is going to make their own decisions. Every business is going to make the decisions for their own sake. इमरजेंट स्ट्रेटजी की नीड ही खत्म हो जाएगी if you are going to know what is going to happen in the future. इमरजेंट स्ट्रेटजी की नीड सिर्फ तब तक रहती है जब तक आप फ्यूचर को 100% ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। so something that cannot be understood through prior analysis of data, जिस चीज को आप प्रायर एनालिसिस ऑफ डेटा के बगैर ना समझ सकें वो इमरजेंट होती है। एग्जैक्टली लाइक कोविड ने दुनिया में बहुत सारे इदारों की स्ट्रेटजीज को ऑल टुगेदर, में भी यही एग्जांपल देने लगा था। कोविड इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इमरजेंट स्ट्रेटजी कि द वर्ल्ड नेवर न्यू कि एक पेंडेमिक आएगा और आके, अब दुनिया में जब प्लानिंग होती है तो अब वो अपनी इंटेंडेड स्ट्रेटजी में कोविड कंपोनेंट जरूर रखते हैं। अब जब स्ट्रेटजीज बनती हैं, सो नाउ दे हैव मेड दिस अ पार्ट ऑफ देयर इंटेंडेड स्ट्रेटजी। लेकिन जब कोविड नया नया इमर्ज हुआ था दुनिया में, उस वक्त जितनी स्ट्रेटजीज कंपनीज की बनी हुई थी, काम कर रही थी, ऑल ऑफ दोस स्ट्रेटजीज नेवर हैड दिस एंटिसिपेशन ऑफ दिस कोविड। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अगर बिजनेस अपनी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करते हुए, ये वेरिएंट वाली बात भी रखते हैं बीच में, अपनी बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए इन चीजों को एड्रेस करते हैं, तो अब ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। anything that can be thought through in advance will be intended. Anything that cannot be thought through in advance is going to be emergent. ठीक है ना। हाँ, अब बिजनेसेस जो है वो किसी भी पेंडेमिक को जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे तो पेंडेमिक कभी 100 ईयर्स में आते हैं, 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद 2019 में भी आया है, कोविड आया है। तो अगले 100 साल का वेट करना पड़ेगा पेंडेमिक के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स तब तक तो हम नहीं होंगे देखने के लिए इस दुनिया में। नहीं हाँ,
तो या so many companies, अब जैसे ई बिजनेस की मिसाल है, many companies have actually started e-business model and start selling products online. Now the development for most company was in response to an unexpected growth in the customer order and inquiry on the website. हो सकता है किसी बिजनेस ने सोचा ही ना हो कि मैं कभी ई बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा, लेकिन दे वर पुश्ड टू डेवलप ई बिजनेस, तो ये उनकी एक इमरजेंट स्ट्रेटजी बन गई. तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट अ फॉर्मल प्लानिंग. ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस और ये कोविड ने और ज्यादा ई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हवा दे दी. कोविड ने ई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा तकवीयत बख्शी. So it was a natural response to a major environmental change. Customers' use of internet is altogether upgraded. इमरजेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट लेवल पे अडॉप्ट की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल है चाहे वो मीडियम लेवल है. आइडियली इमरजेंट स्ट्रेटजी होती है ये टैक्टिकल लेवल पे होती है. इमरजेंट स्ट्रेटजी आइडियली टैक्टिकल लेवल पे अडॉप्ट की जाती है. आइडियली बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिट आती है एनवायरमेंटल चेंज की वो टैक्टिकल लेवल पे आती है, डिपार्टमेंटल लेवल पे आती है. इसलिए जो इदारे ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं दे मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि उनके लिए फिर इंटेंडेड स्ट्रेटजी इररेलेवेंट होना शुरू हो जाती है. लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इंटेंडेड स्ट्रेटजी बनाएंगे ही नहीं, बनाएंगे जरूर इंटेंडेड स्ट्रेटजी, बट यू विल कीप अ रूम फॉर एनी इमरजेंट स्ट्रेटजी. तो हेनरी मिंट्सबर्ग कहते हैं दैट द फर्म शुड बी यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ इंटेंडेड एंड इमरजेंट स्ट्रेटजी. हेनरी मिंट्सबर्ग के मुताबिक इदारे इमरजेंट और इंटेंडेड का मिक्सचर यूज करें. दे शुड गो फॉर अ मिक्सचर ऑफ इंटेंडेड एंड इमरजेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपनी फिर ओवरऑल कैपेसिटी को बिल्ड करती हैं, अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को एनहांस करती हैं. हाँ, ये मेक श्योर करना होता है कि बोथ इंटेंडेड एंड इमरजेंट स्ट्रेटजी मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड दे मस्ट फिट विद द सेम सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. दोनों स्ट्रेटजीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए और दोनों स्ट्रेटजीज जो है उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए. एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपकी मजबूरी बन जाए, इसे कहते हैं एनफोर्स चॉइस. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बिजनेस ने कभी ई कॉमर्स यूज नहीं किया, लेकिन अब मजबूरी बन चुकी है कि अब भी अगर वो कोविड के बाद भी ई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे. इसे कहते हैं ये बेसिकली एक वीकनेस होती है. आप एक स्ट्रेटजी को अपनी एनफोर्स चॉइस के लेवल तक ले आए, ये आपकी वीकनेस है. क्या आपने देखा नहीं आपकी जो फार साइटेडनेस थी, जिसे दूरंदेशी कहते हैं बिजनेस की, वो बड़ी वीक थी. So management has no real choice of a strategy and they have to adopt a strategy forcefully. इसे कहते हैं enforced choice. ई बिजनेस इन nowadays. अब ये enforced choice बन चुकी है बिजनेस की. आजकल के दौर में जो बिजनेस ई कॉमर्स एक्टिविटीज नहीं यूज करता उसके लिए ये enforced choice बन चुकी है. एक वक्त आया था जब नोकिया के लिए प्लेटफॉर्म चेंज करना अपना enforced choice बन गई, बट नोकिया डिडंट डू दैट. आगे जाके अभी पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जो कि इंशाल्लाह आज ही स्टार्ट करेंगे. नोकिया ने ये काम नहीं किया, नोकिया मार्केट से बाहर हो गया. एनफोर्स चॉइस की दो कंडीशन होती है. नंबर वन, एक की स्टेक होल्डर और अ मेजर स्टेक होल्डर इंसिस्ट कर रहा है उस स्ट्रेटजी के ऊपर. या सबसे कॉमन एग्जांपल, एवरी कंपेटिटर इज डूइंग द सेम थिंग. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो कि एक मेजर स्टेक होल्डर जो है वो इंसिस्ट कर रहा है उसके ऊपर, अ मेजर स्टेक होल्डर इज इंसिस्टिंग. और या फिर आपका जो कंपेटिटर है, जो आपका मार्केट में कंपटीशन है, एवरी कंपेटिटर इज डूइंग द सेम थिंग. हर कंपेटिटर जो है वो काम कर रहा है. तो फिर आपकी भी मजबूरी है, इट बिकम्स योर व्हाट वी से, एक मजबूरी बन जाती है आपकी कि आपको ये काम करना ही करना है, आपको ये काम करना ही करना है. राइट. एंड फोर्स चॉइस का मतलब ये होता है समथिंग दैट बिकम्स योर utmost requirement for which you may survive. इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में, हाँ, सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाता है. बहुत सारे केसेस में इट्स अ साइन ऑफ वीक मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ने देखा ही नहीं दूर, मैनेजमेंट ने एंटिसिपेट ही नहीं किया, मैनेजमेंट डिडंट सी थ्रू इट. राइट. तो एनफोर्स चॉइस किसी चीज को बनने नहीं देना चाहिए. नहीं, इमरजेंट स्ट्रेटजी एंटिसिपेटेड होगी तो फिर इमरजेंट कैसे रहेगी? इमरजेंट का मतलब ही ये है कि जिसके बारे में आप प्रायर प्लानिंग ना कर सके. इमरजेंट का मतलब ही ये है फॉर समथिंग विच यू आर अनएबल टू डू सम प्रायर प्लानिंग. अगर आपने इमरजेंट स्ट्रेटजी को प्रायर प्लानिंग के थ्रू करना है तो फिर तो वो इमरजेंट है ही नहीं, फिर तो वो इंटेंडेड है, फिर तो वो स्ट्रेटजी इंटेंडेड है. राइट. एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच असीफ.
अगर एक स्ट्रेटजी आप प्रायर प्लानिंग के थ्रू डिटरमिन कर लें तो वो इंटेंडेड बन जाएगी, फिर वो इमरजेंट नहीं रहेगी। इमरजेंट, आप घर से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सादा सी मिसाल है, बड़ी क्रूड एग्जाम्पल है, बड़ी क्रूड एग्जाम्पल है। आप, हाँ, अगर इमरजेंट स्ट्रेटजी मजबूरी बन जाए तो एनफोर्स चॉइस है। अगर एक स्ट्रेटजी मजबूरी बन जाए तो एनफोर्स चॉइस, मजबूरी बन जाना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाना, राइट। सो इफ अ स्ट्रेटजी विल बिकम योर utmost reason of survival, then it will be the enforced choice. आप, एक बड़ी क्रूड सी मिसाल देता हूँ, आप घर से निकले अपने ऑफिस जाने के लिए, अब आपके जहन में ऑलरेडी एक रोड मैप होता है, एक नक्शा होता है। आप जब घर से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, तो जी मैं अभी बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्फोर्स है या नहीं। आपके घर में, आपके दिमाग में एक नक्शा होता है कि मैंने किस रास्ते से ऑफिस पहुंचना है, ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी है। आप निकलते हैं, आगे ट्रैफिक जैम हुआ होता है। अब आपने घर से निकलते हुए ऑलरेडी सोचा था कि अगर फलाना रूट बंद हुआ तो वो वाला रूट लूंगा, ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है। आप उस रूट पे जाते हैं, वो रूट भी बंद है। अब आप इमरजेंट स्ट्रेटजी यूज करते हो, आप गलियों में बाइक जो है वो, मतलब अब आप उन्हें रास्ते कभी नहीं देखे, अब आप ऐसे ऐसे रास्तों में बाइक गुजारनी शुरू कर देते हैं जहाँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे। अब ये इमरजेंट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक। कोविड के दौर में ई कॉमर्स एक्टिविटीज को अडॉप्ट करना, ये एनफोर्स चॉइस है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड, adopting e-business opportunities or adopting e-business scenario, that has become the enforced choice। ये enforced choice आपकी बन चुकी है, ये enforced choice बन चुकी है आपकी, ठीक है। तो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के लिए, किसी भी इदारे के लिए आपने ये जरूर देखना होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका मयार क्या है। तनवीर, विच स्ट्रेटजी इज नॉट इमरजेंट? ई कॉमर्स वाली एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स वाली स्ट्रेटजी इमरजेंट ही थी, यस यस इमरजेंट थी। और इतनी ज्यादा इमरजेंट हो गई, इतनी मतलब स्ट्रांग हो गई कि अब वो आपकी मजबूरी बन चुकी। तो पहले आपने एंटीसिपेट नहीं किया तो इमरजेंट स्ट्रेटजी, और वो भी फिर इस लेवल पे चली गई दैट एवरी कंपैटिटर इज नाउ ऑफरिंग गुड्स ऑनलाइन, सो दैट हैज बिकम एनफोर्स चॉइस, राइट। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ साइन ऑफ वीक मैनेजमेंट, एनफोर्स चॉइस हो जाना नहीं, इट्स नॉट द सेम। देखें, एक स्ट्रेटजी इमर्ज हुई, आपकी मर्जी आप अडॉप्ट करें या ना करें। फॉर एग्जांपल, कंपैटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपकी इमरजेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको प्राइस चेंज करनी है अपनी। आप नहीं भी करेंगे तो इट वोंट हार्म यू मच, माइट बी, हो सकता है कि आपकी सेल थोड़ी नीचे आ जाए, लेकिन आपका सर्वाइवल तो रहेगा ना। एनफोर्स चॉइस के अंदर तो सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाता है। एनफोर्स चॉइस के अंदर तो सर्वाइवल आपका सवालिया निशान बन जाता है, इसलिए तो उसे एनफोर्स चॉइस कहते हैं कि अगर अब भी नहीं करेंगे, वो कहते हैं मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता वाला कॉन्सेप्ट आया था कि अगर अब भी नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स डिजास्टर है। So management should be looking for the strategies that are most likely to achieve their long-term objectives। मैनेजमेंट को ऐसी स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए जो उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प करे। ये सवाल पेपर में 2 दफा आ चुका है अभी तक। नहीं, इज इट एक्चुअली अ स्ट्रेटजी, पहले ये देखें ना फहद, क्या ये स्ट्रेटजी है? ठीक है, हाँ, आप अगर घर से निकलते हैं और आपको पता है कि पीएचएल की वजह से रास्ते बंद है, तो मैंने किस रास्ते से जाना है, फिर ये आपकी इंटेंडेड स्ट्रेटजी, फिर ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी, ठीक है। Yes, and fourth choice is, you can say that an emergent strategy can be developed to such an extent that it might become an enforced choice. It might become an enforced choice. Emergent strategies typically tactical level पे emerge होती हैं, departmental level पे emerge होती हैं। Typically, not always मैं कह रहा हूँ, but typically they are emerged at the tactical level. They are emerged at the tactical level. देखिए, आप ना कॉन्सेप्ट्स को ओवरलैप ना करें। देखिए, एनफोर्स चॉइस के अंदर कहीं पे भी इमरजेंट का वर्ड नहीं आया था, so do not just bring them together, to keep them separate। Emergent strategy that emerges with the environmental changes, just keep it separate। And fourth choice, a strategy that becomes a reason of business survival। ठीक है, अभी दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन आपको। I'll just show you a question from this topic। ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है पेपर में अभी तक। लेट मी शो यू व्हेन। ये सवाल पेपर में ऑलरेडी 2 दफा अपेयर हो चुका है।
और दोनों दफा इमरजेंट स्ट्रेटजी का सवाल ही आया था. Both times it was the question on emergent strategy. Let me open the file. मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड तक ये वाली फाइल जो है इसको अपडेट करके इसमें इसमें विंटर 21 का पेपर नहीं शामिल, बस वो ऐड करना है मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड तक करके भेज दूंगा. एक्चुअली घर बैठे रहना पूरा पूरा दिन तो आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है. आई हैड एक्चुअली डिसाइडेड कि ये 5 दिन मैंने काफ़ी सारे काम मेरे पाइपलाइन से जो मैंने करने थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सुबह कब होती है शाम कब होती है पता नहीं चलता. तो ये साल 2 दफा आ चुका है पेपर में, समर 18 में और समर 17. समर 18 एंड समर 17 इंटेंडेड इमरजेंट स्ट्रेटजी के क्वेश्चन पेपर में 2 दफा आ चुका है. समर 18 एंड समर 17 बारी बारी दोनों क्वेश्चन को देखते हैं. विल लुक एट द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच फरहान. समर 18 देखते हैं पहले. या समर 18 में क्वेश्चन नंबर था ये पेपर का 7 पार्ट सी. फिर 4 नंबर का सवाल. अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी और पॉलिसीज being pursued in each of the following cases. Also discuss two risks associated with each of the strategy. अच्छा जी, हाई टेक लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इन अ हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. आगे आगे पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में आएगा टॉपिक. हाइपर कंपटीशन कहते हैं ऐसा कंपटीशन जो बहुत ज्यादा होता है, एब्रप्ट कंपटीशन. हाइपर कंपटीशन मींस एब्रप्ट कंपटीशन where set of circumstances cannot be predicted with reasonable certainty. जहाँ पे circumstances को आप reasonable certainty के साथ predict नहीं कर सकते. The management encourages the employees to respond to environmental changes by means of creativity, whereas formal planning and approval have low importance. मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को अलाउ किया हुआ है कि क्रिएटिविटी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करें, फॉर्मल प्लानिंग और अप्रूवल की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हाँ जी, इंटेंडेड स्ट्रेटजी है कि इमरजेंट स्ट्रेटजी है? दिस इज एन इमरजेंट स्ट्रेटजी. वेरी फेयर केस ऑफ इमरजेंट स्ट्रेटजी. बड़ा फेयर केस है इमरजेंट स्ट्रेटजी का. तो ये बताना था. 4 नंबर का सवाल है, तो इमरजेंट स्ट्रेटजी सिर्फ ब्रीफ नहीं करता, थोड़ा सा स्लाइटली डिफाइन भी करना था, और साथ 2 रिस्क भी बताने थे. साथ इसके 2 रिस्क ही आगे जाके पढ़ेंगे. रिस्क के टॉपिक में जाके डिस्कशन करेंगे कि किस किस्म के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं स्ट्रेटजी के साथ. So we will revisit this particular topic. We will revisit this topic when we will discuss the risks associated with the strategy. Anyhow, for the time being, it was just required to understand what type of strategy it is. Summer 17 में भी ये सवाल आया था पेपर में. Summer 17 में पहला ही सवाल था, उसका बी पार्ट. जैसे अभी ऊपर सवाल किया किसने, नॉलेज बेस्ड भी आता है या सिनेरियो, तो अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की एग्जांपल है. वैसे पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे अब. काफी अच्छे से पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछने खत्म कर दिए हैं. Define the term emergent strategy. Give examples of 4 situations in which an organization may consider adopting an emergent strategy. हाँ जी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनको आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते? रिमेंबर, दे विल ऑलवेज बी एक्सटर्नल सिचुएशन which are outside the boundary of organization. Government imposing some new law, a competitor launching a new product, sudden change in social factors, customer buying patterns, customer lifestyle, customer taste, any new law imposed, any political instability, any political change. सेकंड चैप्टर भी डिस्कस करेंगे. पेस्ट एनालिसिस, एनवायरनमेंट. जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, दैट ट्रिगर्स द इमरजेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आपने एनवायरमेंटल चेंजेस को इसमें बेसिकली ध्यान से देखना है, और एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपने इमरजेंट स्ट्रेटजीज को प्रपोज करना है. तो एक्सटर्नल फैक्टर की बात करनी है. हाँ, पेस्ट एनालिसिस या पेस्टियल एनालिसिस हमारा बड़ा एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल एनालिसिस को देखते हैं और हम देखते हैं किस तरह एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. 6 नंबर का सवाल था. 6 नंबर का सवाल एक अच्छा क्वेश्चन होता है, लाइक स्कोरिंग क्वेश्चन होता है. तो 6 नंबर के सवाल को आंसर करने के लिए फिर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें मेहनत और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इट माइट नॉट बी हेल्पफुल. इसी तरह ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है 8 नंबर का. Best Limited has incorporated recently with the objective of establishing the business of manufacturing and marketing of FMCG. Best Limited ने
ऑब्जेक्टिव्स अपने डेवलप किए हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द कंपनी रियलाइजेस दैट इट वुड हैव टू compete in a highly challenging business environment. Discuss briefly why it is important for BL to have high degree of importance for strategic planning process. 8 नंबर का सवाल है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बतानी है बेसिकली, पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन, ताकि अपने आप ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, बेहतर तौर पे मीट कर सकें। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दीस टू क्वेश्चंस। तो बेस्ट लिमिटेड जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव से क्या क्या अचीव करने के काबिल हो पाएंगी। दे विल बी एबल टू डिफाइन अपॉर्चुनिटीज, दे विल बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिस्क इन एनवायरनमेंट को समझ पाएंगी, रिसोर्सेज है। कितना जेनेरिक आंसर दिया है। इस तरह के सवाल अब नहीं आते सर, ये इस तरह के सवाल आज से 4-5 साल पहले आया करते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जामिनर बड़े क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछता है, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, अब इस तरह की ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछता। अच्छा जी, इमर्जेंट स्ट्रेटजी को डिफाइन किया और इमर्जेंट स्ट्रेटजी की रीजंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल चेंजेस, न्यू कंपेटिटर्स, कस्टमर टेस्ट, कस्टमर प्रेफरेंस, सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपने बताने। तो 6 नंबर का सवाल था, इसका मतलब है कि 2 मार्क्स वुड बी देयर फॉर द डेफिनेशन, 2 मार्क्स इसके होंगे और रिमेनिंग 4 मार्क्स जो है वो उन रीजंस के थे। एसपीएम के अंदर आपके स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पेपर के अंदर मार्क्स आर वेरी फेयरली डिवाइडेड। मार्क्स एग्जामिनर बहुत क्लियरली डिवाइड करता है, बड़े कैलकुलेटेड मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के, एक एक पॉइंट के मार्क्स होते हैं। तो आपका दिमाग भी उसी तरह कैलकुलेटेड मैनर में क्वेश्चन को ग्रैब करे और कैलकुलेटेड मैनर में ही आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। So the marks are very carefully divided and it is expected from the examinee कि वो उन्हीं डिवीजन्स की बेस के ऊपर अपने आंसर को फ्रेम करेगा। अब कैसे सवाल आते हैं, अब इस तरह जो भी रिसेंट पेपर अगर आपको दिखाऊं मैं, if I just show you the recent paper, तो अब जो अभी रिसेंटली पेपर आया है where it is, विंटर 21 का, दिस इज विंटर 21 पेपर। बड़ा क्रिस्टल देखें, एक तो ये कि अब एग्जामिनर सिर्फ सिनेरियोस पूछ रहा है, ये देखें, और क्लियरली फ्रेमवर्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजी फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, पहला सवाल, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी बताने थे, आगे जाके पढ़ेंगे 6 चैप्टर में। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, क्लियरली ग्रीनर ग्रोथ मॉडल को सामने रखते हुए, ये 6 चैप्टर में आएगा, ग्रीनर ग्रोथ मॉडल को सामने रखते हुए बतानी है ग्रोथ फेज। मतलब आपको बता रहा हूँ कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन करता है फ्रेम, यानी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। ये भी ग्रीनर ग्रोथ मॉडल के ऊपर। फिर ये ह्यूमन रिसोर्स के पोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें एक ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस दी गई है और क्लियरली पूछा है कि बताएं क्या एक्शन लेना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लेना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, राइट। इसी तरह 4 P's ऑफ मार्केटिंग मॉडल, मार्केटिंग का मॉडल 4 P's ऑफ मार्केटिंग बनाने हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बतानी है। इसी तरह मिरर टेस्ट कैरी करना है, मिरर टेस्ट आप ऑडिट में भी पढ़ेंगे, एथिक्स एंड सीएसआर के टॉपिक में, ये ऑडिट में भी आएगा, मिरर टेस्ट कैरी करना है। सीएसआर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बड़े ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंशियल्स को कंपैरिजन करना है, ठीक है, यू हैव टू कंपेयर द फाइनेंशियल्स एज वेल। ये बिल्कुल किताब की एग्जांपल है, इट्स एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल ऑफ द बुक, सेम किताब की एग्जांपल है, कोई 19-20 का फर्क भी नहीं है। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके सेल्स के स्लम के रीजन बताने हैं, बिल्कुल बुक की एग्जांपल है। जी, आई कैप इज वेरी मच कंसिस्टेंट विद द पैटर्न। अब पता नहीं एसपीएम के लेवल पे पैटर्न में कोई चेंजेस आती है कि नहीं आती, विच आई एम नॉट वेरी मच होपफुल कि चेंजेस आएंगी। पैटर्न विल मोर और लेस रिमेन द सेम। आई कैप का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम रहेगा, इट वोंट चेंज, डोंट वरी, ठीक है। मतलब जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो पेपर है वो अब बड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा वाला, वो इमर्जेंट स्ट्रेटजी वाला, इमर्जेंट स्ट्रेटजी वाला या ये वाला, विच क्वेश्चन यू आर रेफरिंग टू। नहीं हो यार, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है टॉपिक। इसमें उसने आपको कुछ फाइनेंशियल दिए हैं, उसने आपको कंपनी के कुछ फाइनेंशियल दिए हैं 3 सालों के, एक एक क्वार्टर के, ठीक है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है, चारों क्वार्टर्स के उसने आपको क्लोजिंग क्वार्टर्स के मंथ के फाइनेंशियल दिए हैं।
और उसके आपको पूरा इंडस्ट्री का एक एनालिसिस दिया है, ठीक है, और इसकी बेस पे आपसे कुछ एनालिसिस करने को कहा जा रहा है, ठीक है। ये सोप्सी नामी जो कंपनी है, इन्होंने यही ये आगे जाके टॉपिक आएगा, अभी आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू जंप ऑन टू दिस टॉपिक, वी विल डेफिनेटली हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। अभी ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये था, दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि पेपर को पूछने का अंदाज चेंज हो चुका है, पेपर को पूछने का जो अंदाज है, इट हैज ऑल टुगेदर चेंज नाउ, राइट। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट वन बाय वन। ओके जी, मूविंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, आखिरी टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, और वो है फ्यूचर बेसिंग। अच्छा, आप में से अगर कुछ लोग इस सब्जेक्ट को दोबारा भी पढ़ रहे हैं तो डोंट वरी, जिन चीज़ों में आपको लगा था या आपको शॉर्ट कमिंग्स फील हुई थी, हम उन्हीं शॉर्ट कमिंग्स को अब इंशाल्लाह रिमूव भी करेंगे, तो डोंट वरी, मैं स्क्रैच से ही लेके चलता हूँ। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट किस क्लास में वो लोग भी हैं जिन्होंने पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, या वो लोग भी हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। यू विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट टाइम ऑडियंस ऑफ दिस क्लास। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, दो अभी तक अनटेस्टेड है सो फार, फ्यूचर बेसिंग। फ्यूचर बेसिंग क्या होती है? एक ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, आप अभी खड़े होके आज की डेट में जनवरी 2022 में खड़े होके आप एक फ्यूचर गोल सेट करते हैं, ठीक है, ये टिपिकल गोल सेटिंग प्रोसेस है जनवरी 2023 का, ठीक है। और फिर इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फ्यूचर बेसिंग एक रिवर्स लेंस है, इट गिव्स अ रिवर्स लेंस। फ्यूचर बेसिंग एक रिवर्स लेंस देता है। फ्यूचर बेसिंग कहता है कि जनवरी 2022 में हो, ठीक है, सीधा जनवरी 2023 में चलेगा एक वीएन लेके, और उस वीएन को एक्चुअली मतलब ऐसे क्राफ्ट करो कि ये चीज हो गई है, इट हैज बीन डन, ठीक है। डेवलप अ फ्यूचरिस्टिक वीएन, और उस वीएन को ऐसे फ्रेम करो कि ये काम कर लिया है हमने, एंड देन लुक बैक इन टाइम, फिर पीछे मुड़ के देखो, और फिर माइलस्टोन सेट करो, फिर अपने माइलस्टोन सेट करो कि इस वीएन को हासिल करने के लिए कौन कौन से माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हैं। माइलस्टोन बनाओ, माइलस्टोन माइलस्टोन माइलस्टोन, माइलस्टोन सेट करते 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 फिर नाव में आ जाओ, अभी में आ जाओ, आज की डेट में। अब आपके पास माइलस्टोन्स भी आ गए, अब आपके पास एक एक्चुअल वीएन भी आ गया। अब क्या करनी है? अब आपने रियलिटी चेक करनी है, रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि इन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज कैसे प्लान किए जाएंगे। मतलब एक टिपिकल गोल सेटिंग प्रोसेस है। गोल सेटिंग प्रोसेस क्या है? अभी में खड़े हैं और एक फ्यूचर को सामने रख के एक गोल डिफाइन करते हैं, वी विल डू दैट, वी विल बी एबल टू अचीव दैट, द कंपनी विल ट्राई टू, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर बेसिंग कहती है नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं जाना, फ्यूचर को जीना है एक्चुअली। You have to live the future, and you have to go in the future, and when you will go in the future, you will actually live the future. आप जब फ्यूचर में प्रैक्टिकली चले जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, तो आप फ्यूचर को जिएंगे, you will live, actually live in the future. हाँ, मतलब फोरकास्टिंग के कुछ एलिमेंट्स कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखें। तो फ्यूचर बेसिंग की पहले एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले एक कंपेलिंग वीएन क्रिएट करें, एक फ्यूचर डेट पिक करें, पिक अ फ्यूचर डेट, और उस फ्यूचर डेट के ऊपर एक सक्सेस स्टोरी लिखें कि ये काम हमने कर लिया है, एक अचीवमेंट स्टोरी बताएं। फ्यूचर डेट के अंदर रहते हुए एक अचीवमेंट स्टोरी बताएं कि ये काम हमने कर लिया है, बाय डिस्क्राइबिंग अ वीएन इन सच अ फैशन दैट इट हैज बीन ऑलरेडी रियल। यानी ऐसे बयान करना है उस वीएन को कि ये काम हमने अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक ऑनलाइन 3D इंटरेक्टिव शॉप ओपन कर रही है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन सेलिंग करेगी अपने गुड्स की। तो उसने एक फ्यूचर वीएन सेट किया, दे सेट अ फ्यूचर वीएन, वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड आवर न्यू वेबसाइट with its revolutionary 360-degree 3D interactive shop window. It is highly satisfying that the website has received such great feedback from customer with 97%। यानी इतनी डिटेल्स में गए उस फ्यूचर वीएन के अंदर, यानी उस अभी हुआ कुछ भी नहीं है, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, बट यू आर एक्चुअली इन दोज डिटेल्स दैट यू हैव स्टार्टेड लिविंग दैट थिंग। 85% नए कस्टमर्स हमारे ऑनलाइन बाई शॉपिंग कर रहे हैं, 99.8% हमारा अप टाइम है,
यानी वेबसाइट जो है हमारी 99.8% के करीब पॉजिटिवली अप टाइम शो कर रही है। The new website was launched on time thanks to superb project team manager, thanks to all the employees, ठीक है, who have really helped in making this project success, right? ये VN बना लिया। अब लेट्स अज्यूम कि ये VN 1 साल का है। लेट्स अज्यूम एक टाइमलाइन बनाते हैं और एक टाइमलाइन इसकी सेट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो VN है ये आपने 1 साल का VN सेट किया या 2 सालों का VN सेट किया। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2022 में आप खड़े और आपने ये एक फ्यूचर का कंपेलिंग VN जो बनाया है, यू हैव मेड अ कंपेलिंग VN ऑफ द फ्यूचर फॉर लेट्स से जनवरी 24। अब आप माइलस्टोन सेट करेंगे, यानी ये यहाँ का VN है, दिस इज वेयर यू आर, ये आपकी यहाँ की अचीवमेंट है, ये आपकी यहाँ की अचीवमेंट है, राइट, दिस इज वेयर यू आर। अब आप क्या करेंगे, अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आप माइलस्टोन सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला माइलस्टोन क्या है, 1 साल पहले वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च वेबसाइट जनवरी 2000, यानी अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस VN को जीने के लिए कम से कम जनवरी 2023 में वेबसाइट लॉन्च हो जानी चाहिए, लॉन्च ऑफ वेबसाइट, राइट। अच्छा जी, उसके बाद 11 मंथ्स अगो हाईली सेटिस्फाइंग के 97% फीडबैक आना शुरू हो गया, यानी यहाँ से 1 महीना आगे फरवरी 2023 का माइलस्टोन क्या है कि 97% पॉजिटिव फीडबैक कस्टमर का आना शुरू हो गया, राइट। 5 महीने पहले अगला माइलस्टोन क्या है, आज की डेट से यानी फ्यूचर की डेट से 5 महीने पहले, यानी फरवरी से आगे मूव करें तो तकरीबन जून में, जुलाई के महीने में, जुलाई 2023 में माइलस्टोन क्या सेट किया कि 85% सेल्स हमारी चली गई हैं टू द ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अब आपके माइलस्टोन सेट हो गए। नाउ यू विल गेट बैक, अब आप वापस आज की डेट में आ जाएंगे। ये माइलस्टोन सेट करते करते अब आपने यहाँ से यू स्टार्टेड थिंकिंग बैक एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग बैक एज यू स्टार्टेड सेटिंग द माइलस्टोन। अब यहाँ पे आप रियलिटी चेक लगाएंगे, अब आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे कि अब इन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए वसाइल कौन कौन से चाहिए। नाउ यू विल इम्प्लीमेंट अ रियलिटी चेक, नाउ यू विल प्लेस अ रियलिटी चेक to determine that what type of resources would be needed to achieve these milestones. तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप एक फ्यूचर VN क्रिएट करना, बस सिर्फ किताबी बात ही है, प्रैक्टिकली पता नहीं, ऐसे गोरों की आदत है कि सही से लिख देते हैं, अमलन उससे कुछ होता हो या ना होता हो, हम अगले महीने की प्लानिंग कर ले, हमें हो नहीं पता होती। तो ये तो बात कर रहे हैं सालों का VN क्रिएट करने की सालों का VN क्रिएट करने की बातें कर रहे हैं। तो सालों का VN जो है वो डेफिनेटली इट माइट बी हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो पहला काम क्या है, पहला काम आपने VN क्रिएट किया, फ्यूचर VN क्रिएट किया, राइट। इट्स जस्ट अ रूल ऑफ थंब टू लिव अ VN इन रियलिटी। तनवीर सिर्फ ये समझ लें, देखिए एक होती है गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्या होती है, अभी खड़े होके आज से 2 साल बाद को देखते थे 2 साल में ये अचीव कर लेना। फ्यूचर बेसिंग क्या है कि उस 2 साल मतलब टाइम मशीन में बैठे और टाइम मशीन में बैठ के 2 साल बाद पहुंच जाए। और जिस तरह शेख चिल्ली ने शाली पुलाव पकाया था, याद है, बच्चों में कहानी पड़ी थी, शेख चिल्ली साहब ने शाली पुलाव पकाया था। तो ख्याली पुलाव पकाना है बेसिकली आप, दिस इज एक्चुअली कुकिंग अ ख्याली पुलाव, ठीक, दिस इज एक्चुअली कुकिंग अ ख्याली पुलाव। के फ्यूचर का एक VN क्रिएट करके उस VN को जीना है, यू हैव टू लिव दैट VN and in the process of living that VN you will set the milestones to achieve, ठीक है। तो माइलस्टोन्स के लिए अब आप फ्यूचर में खड़े हैं, आपने ये अचीवमेंट एक डेवलप कर ली है। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल रिमेंबर बैक, रिमेंबर बैक मींस पीछे मुड़ के देखेंगे, फ्यूचर से पीछे देखेंगे और माइलस्टोन एस्टैब्लिश करेंगे कि क्या कुछ अचीव करना है या किया है इस VN तक आते आते, क्या कुछ अचीव किया है इस VN तक आते आते। उल्टे इसलिए पका रहे हैं ना कि थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा हो जाए। देखिए सिर्फ इसका सिर्फ जो मुझे एक फायदा नजर आता है वो ये है कि डिटेलिंग ज्यादा हो जाती है, फ्यूचर बेसिंग के अंदर डिटेलिंग ज्यादा हो जाती है, सिर्फ ये फायदा है इसका। गोल सेटिंग प्रोसेस में आप इतनी डिटेल में नहीं जाते, देखे ना, वो उसने कहा वी हैव डूइंग दिस, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस,
97% कस्टमर फीडबैक आ गया है, 99.8% वेबसाइट अप टाइम हो गया है, 85% नए कस्टमर ऑर्डर्स जो है वो वेबसाइट के थ्रू आने शुरू हो गए हैं, राइट? सो यू जस्ट गो इन अ मच मोर डिटेलिंग। तो फायदा इसका सिर्फ ये है कि डिटेलिंग हो जाती है। हाँ, डिटेलिंग हो जाती है। तो ये अब आपने माइलस्टोन सेट किए। नाउ वंस यू हैव सेट दीज माइलस्टोन्स, जब आपने ये वाले माइलस्टोन्स अपने सेट कर लिए, यू हैव दीज माइलस्टोन्स एंड ऑल, अब आप रियलिटी चेक लगाएंगे। रियलिटी चेक क्या होता है? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग हाउ टू अचीव द माइलस्टोन। अब आप वापस प्रेजेंट में आ गए हैं, अब आप वापस प्रेजेंट में आ गए जी। ये थोड़ा सा समझें कि बोंगा सा टॉपिक लगता है, सो टू से आई वुड से कि पुटिंग इट इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज, दिस टॉपिक सीम्स अ बिट कि बोंगी है, और वाकई है वैसे आप उसकी बात इट इज एक्चुअली। एनीवे, सो बस ये समझ लें कि एक वीएन क्रिएट करते हैं फ्यूचर में, उसके लिए माइलस्टोन सेट करते हैं, फिर रियलिटी चेक लगाते हैं। पहला रियलिटी चेक क्या है कि वेदर द वीएन विल बी एक्सेप्टेड, व्हाट रिसोर्सेज वुड बी नीडेड, व्हाट कुड प्रिवेंट अस फ्रॉम रियलाइजिंग दैट वीएन। इस वीएन को एक्चुअली प्रैक्टिकली जीने में हमें क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ठीक है? व्हाट एक्शन कैन वी टेक टू मेक इट हैपन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू सेल दिस वीएन टू द स्टेक होल्डर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स को ये वाला वीएन बेचेंगे कैसे, ठीक है? यानी उसमें इनके कहते हैं ना, व्हाट्स व्हाट्स फॉर मी इन इट, व्हाट इज फॉर मी इन इट, मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है? ये स्टेक होल्डर को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा इसमें क्या फायदा, ये जो वीएन आपने बनाया है इससे मुझे क्या फायदा होगा, सो व्हाट इज फॉर मी इन इट। हाँ, फायदे समझा के, एग्जैक्टली उसके बेनिफिट्स बता के, प्राइमरली उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बता के। सो दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे पाया तकमील को पहुंचता है, और पहले चैप्टर में प्राइमरली अच्छा पहले चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई विल गो टू योर स्टडी सपोर्ट मटेरियल फॉर दैट, ठीक है? स्टडी सपोर्ट मटेरियल में हर चैप्टर के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और ट्यूटोरियल नोट्स दिए गए हैं। वी आर एक्चुअली ये जो पैक की अब जो नई किताब कंपाइल कर रहे हैं उसमें ये ट्यूटोरियल नोट्स वगैरह सारे ऑलरेडी कुछ ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये अच्छा इसमें पास पेपर क्वेश्चंस भी हैं। ये देखें, ये भी आपको सवाल दिखाया है समर 2017 का। तो एक्चुअली किताब के एंड पे जो सेल्फ टेस्ट है उसमें पास पेपर क्वेश्चन ही कुछ दिए हैं। ये सेम क्वेश्चन अभी दिखाया है, समर 2017 का पहला सवाल था, ठीक है? यही उसका पार्ट बी था, इमरजेंट स्ट्रेटजी के ऊपर, राइट? फिर मिशन स्टेटमेंट, इस तरह के सवाल अब नहीं आते, पहले आते होते थे, अब नहीं आते। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, पर्पस क्या होता है वीएन मिशन स्टेटमेंट का, ये भी खैर हमने लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। इस तरह का सवाल पेपर में आए हुए बड़ा अरसा हो गया। ये सवाल आखिरी दफा मेरे ख्याल है 2014-15 में आया था पेपर में, ईस्ट वेस्ट डायबिटिक सेंटर के ऊपर। यानी आपको मिशन स्टेटमेंट क्राफ्ट करना था, यू हैव टू एक्चुअली क्राफ्ट अ मिशन स्टेटमेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनेरियो बेस्ड है। तो यू हैव टू क्राफ्ट अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट को क्राफ्ट करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। एक तो मिशन स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है टू से, और फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आपने मैक्सिमम इस्तेमाल करनी है। ईस्ट वेस्ट सेंटर ऑफ डायबिटीज एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सब्सटेंशियल डोनेशंस मिली हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, ताकि वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटिक सेंटर बना सकें with world-class research and teaching university come hospital in the country. The hospital would provide infrastructure, facility, and medical care by a team of highly reputable consultants. It is envisaged का मतलब होता है foresee किया जा रहा है, to provide treatment for diabetes which is growing at an alarming rate and adversely affecting the health of large segment of the population. The university would also help to produce quality qualified doctor who would specialize. अब आपने इन सारी की सारी बातों को एक मिशन स्टेटमेंट सम अप करना है। To be a state of the art diabetic care center come hospital focusing on diabetic ailments of the patient and producing qualified doctors to treat the diabetic issues, ठीक है, in the country, right? इस तरह से आप एक मिशन स्टेटमेंट को क्राफ्ट करेंगे। इसका अगर सोल्यूशन देखें हम जल्दी से पहले, तो इसकी मिशन स्टेटमेंट कैसे, ये इसकी मिशन स्टेटमेंट है।
मिशन ये. So East West is committed to development of human capabilities through sharing of knowledge, right? It seeks to prepare individual who would be exemplary doctors through excellent in research and education, dedicated. मतलब इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं है, आपने बस इनकैप्सुलेट करना है सही चीज को. नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, आपने बस चीजों को इनकैप्सुलेट करना है. नॉट नेसेसरी कि मिशन स्टेटमेंट, ये एक एग्जांपल मिशन स्टेटमेंट है. ये एक एग्जाम्पल मिशन स्टेटमेंट है, जस्ट एन एग्जाम्पलरी मिशन स्टेटमेंट. अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है, फ्रेड आर डेविड की. इसकी भी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजूंगा, बड़ी अच्छी किताब है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. हमारे बहुत सारे जो किताब के टॉपिक्स हैं वो इस किताब के अंदर भी मौजूद हैं. तो आई विल बी शेयरिंग दिस बुक विद यू एज वेल. मैं ये वाली किताब भी आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूंगा, फ्रेड डेविड की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इसकी सॉफ्ट कॉपी पड़ी है मेरे पास. तो एनी हाउ, तो मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मिशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही होनी चाहिए तो आपको इसका जवाब सही मिलेगा या इसके मार्क्स मिलेंगे, राइट. तो कम अज कम मिशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरूर अपना रिव्यू कीजिएगा. ये जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन आपके रिव्यू के क्वेश्चन हैं. दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिव्यूड, राइट. दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिव्यूड. ये स्टेक होल्डर का सवाल है. दीज आर द फाइन शुगर मिल्स के स्टेक होल्डर पे क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको कम से कम जरूर रिव्यू कीजिएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.3, 1.4, 1.8. ये क्वेश्चन जरा प्रिसाइजली रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है. ये जो हर चैप्टर के एंड पे जो उन्होंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं अलोंग विद द ट्यूटोरियल नोट, इनकी रीडिंग बड़ी जरूरी है. ये जरूर पढ़ें. एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट है हमारा, वी कांट प्रैक्टिकली डू एवरी क्वेश्चन एट आवर ओन. मेरी कोशिश ये होती है कि जिस हद तक हो सके मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ, लेकिन हमारा टाइम कंस्ट्रेंट इतना क्रिटिकल है कि हम इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 1.3, 1.4, मतलब ये तो मिनिमम है जो देखने हैं. वैसे तो सारे देख सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस आई विल. इनफैक्ट इनमें से कुछ क्वेश्चन अभी जो हमारा पिछला वर्जन चलता आ रहा है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हैं इसके अंदर. ये देखे ना, इसमें ईस्ट वेस्ट का सेंटर है, ये ईस्ट वेस्ट डायबिटिक सेंटर का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला क्वेश्चन है 1.3 जो आपको बताया है. इसमें है कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हैं इसके अंदर. इसके अंदर ये जो चैप्टर्स मैंने भेजे हैं इसमें ऑलरेडी ये फाइन शुगर मिल वाला सवाल भी मौजूद है. तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अपग्रेड करने की जरूरत है. अब जब अपग्रेड तो करना है. जिनके पास ऑलरेडी पैक की पुरानी वाली किताब है उसके अंदर भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आपके पास आई कैप की ये वाली किताब अब सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके रेलेवेंट जो पेजेस हैं उनको आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं. यू कैन जस्ट गेट द फोटो कॉपी ऑफ द रेलेवेंट पेजेस, ठीक है. या प्रिंट आउट निकाल लें घर में अगर प्रिंटर अवेलेबल है या ऑफिस में है, राइट. तो यू कैन गेट द प्रिंट आउट्स ऑफ द रेलेवेंट पेजेस, ताकि फिर आप सिर्फ उतना ही कंटेंट कैरी करें, अननेसेसरीली आप पूरी किताब ना कैरी करें, ठीक है. सो समिंग अप द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर को सम अप करते हैं. पहला चैप्टर हमारा प्रिसाइजली इस माइंड मैप में कवर हो रहा है जो हमने काफी तफसील से डिस्कस किया. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एरिया टेस्ट हो चुका है एक आध दफा. इसमें स्ट्रेटजी का प्रोसेस ब्रॉडली पूछा जा चुका है. इस एरिया में से अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया. इस एरिया में से सिर्फ वीएन मिशन टेस्ट हो चुका है. ये वाला एरिया अभी तक अनटेस्टेड है. स्टेक होल्डर्स पे नॉट इन द रिसेंट पास्ट, लेकिन बहुत पहले शायद 10-12 साल पहले वो फाइन शुगर मिल का जो सवाल है वो भी कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन ही होगा, लेकिन रिसेंट पास्ट में नहीं. इंटेंडेड इमरजेंट स्ट्रेटजी का सवाल 2 दफा आ चुका है पेपर में. वेरी इंपॉर्टेंट, अनटेस्टेड सो फार. तो जो कंप्लीटली अनटेस्टेड टॉपिक है उसमें फ्यूचर बेसिंग अभी तक कभी टेस्ट नहीं हुआ. स्टेक होल्डर का टॉपिक रिसेंट पास्ट में टेस्ट नहीं हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट मैटर है पहले चैप्टर में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑफ कोर्स एग्जामिनर वुड बी इंटरेस्टेड इन आस्किंग एंड it would contribute to your overall score, right? So coming towards, अच्छा अब हम अगेन अपनी बर्ड्स आई व्यू पे चले जाते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने बर्ड्स आई व्यू जरूर, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए उसकी हायरार्की आपके ज़हन में होनी चाहिए. तो हमारा जिस वक्त ब्रॉड अम्ब्रेला है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. इस ब्रॉड अम्ब्रेला के हमारे पास
3 पिलर्स हैं, वी हैव 3 पिलर्स, पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन। पहला पिलर पोजीशन, इसके 3 सब कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है, एक इदारे का पर्पस, उसकी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, इसके 3 कंपोनेंट। पहले चैप्टर में हमने पर्पस, विजन, मिशन, स्टेक होल्डर्स ये डिस्कस कर लिया। सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर विल गिव अस एक्सटर्नल एनालिसिस। एक है इसमें मैक्रो एक्सटर्नल या मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस, और एक है इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस। दिस इज सेकेंड चैप्टर एंड दिस इज थर्ड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हमारा पूरा मैक्रो के ऊपर है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं हमारे पास, एक है पेस्टल और एक है डायमंड। पेस्टल आप BMBS में पढ़ के आ चुके हैं, डायमंड मॉडल नया है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट, तो आपने हमेशा एक बर्ड आई व्यू देने रखना है कि किताब का एक फ्लो है, रीडिंग बनाए रीडिंग नहीं करनी है आपने, आपने रीडिंग को एक फ्लो में मेंटेन करना है, आपने रीडिंग को एक फ्लो में रखना है। यू जस्ट नॉट आर गोइंग टू रीड एंड जस्ट रीड। कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि ये ऊपर किस कहानी का हिस्सा है। एक बात मेरी याद रखना, पल्ले से बांध लें, अगर आप लॉजिक के बगैर रीडिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप लॉजिक के बगैर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ों को मेमोराइज करना, आपके लिए चीज़ों को याद रखना, आपके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी रीडिंग के अंदर लॉजिक मौजूद हो ना, सेंस जिसे कहते हैं, सेंस मेकिंग, अगर आप सेंस मेकिंग के तहत रीडिंग कर रहे हैं तो चीज़ें याद भी रहेंगी, चीज़ों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, और चीज़ें आपको भूलेंगी भी नहीं। तो लॉजिक ये होती है कि टू लुक एट द बिगर पिक्चर, टू लुक एट द हायरार्की ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की हायरार्की देखें, बिगर पिक्चर देखें कि ये जो टॉपिक है या ये जो कंटेंट है इसकी सेंस इमर्ज कैसे हो रही है, हाउ इज द सेंस ऑफ द टॉपिक इज बीइंग इमर्ज्ड। तो बर्ड्स आई व्यू देखना है, बड़ी तस्वीर देखनी है, बिगर पिक्चर देखनी है, ताकि इमर्जेंस बेहतर हो, टॉपिक की सेंस बने। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है ना आपको ये वाली? ये एक मैंने मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए अब ये 6ठा साल है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 6th ईयर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये याद हासिल है कि जिस दिन ये सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, पहले बैच से ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ बैच में, सिंस द वेरी फर्स्ट बैच, 2016 दिसंबर, जून 2016 में मैंने BMS शुरू किया था पढ़ाना, और अब आप समझें जून 22 की अटेम्प्ट आ गई है, तो 6 साल पूरे हो गए। इट्स अ ह्यूज टाइम, लॉट ऑफ टाइम। और इस बहुत सारे वक्त में फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस भी देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गपशप भी लगती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर क्वालिफिकेशन के बाद भी एक फ्रेंडशिप के लेवल पे डेवलप हो जाते हैं। उनमें से जो मैंने एक कॉमन चीज एक्सट्रैक्ट की है ना, उन स्टूडेंट से जिन्होंने ये पेपर पहली दफा पास किया, उनसे जब मैंने पूछा कि क्या टेक्निक यूज की, तो उसने स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है, फोकस वाज नॉट ऑन क्रैमिंग, फोकस वाज ऑन अंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। क्रैमिंग या मेमोराइजिंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जरूर था, मतलब अंडरस्टूड है ना, जब तक आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी आप चीजों को रिटेन कैसे रख पाएंगे। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के 3 पिलर्स ही मालूम नहीं है तो अंदर कहानी क्या बनाएंगे। मेमोरी का रोल है, ऑफ कोर्स मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेमोरी इज सेकेंडरी। मेमोरी का किरदार जो है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी रोल जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है, राइट। तो ये आई एम नॉट स्पीकिंग, दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, एक्चुअली वॉल्यूम स्पीक, राइट। तो ये वो स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट को कंफर्टेबली पास करते आए हैं, ये उनके एक्सपीरियंसेस है कि मेमोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग लॉजिक होती है, स्पेशली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और पिछली 2-3 अटेम्प्ट से अब जैसे आपने देखा कि पेपर आ ही सिनेरियो बेस्ड रहा है, तो फॉर दैट रीजन इट हैज इवन बिकम फर्दर इम्पेरेटिव, ये चीज़ और ज़्यादा इम्पेरेटिव हो गई है, ये चीज़ और ज़्यादा डेवलप हो गई, राइट। तो विद दिस नोट सेकंड चैप्टर का माइंड मैप हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग कल लेके जाएंगे, इसका हम माइंड मैप आज डिस्कस करेंगे।
and we will take this chapter in detail tomorrow inshallah. ये हार्डली 1 से 2 लेक्चर्स की मार है ये चैप्टर, इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में प्राइमरीली वी विल टॉक अबाउट मॉडल्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्हाट इज एनवायरमेंट एक्चुअली, एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। देन वी हैव टू की मॉडल्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, एक पेस्टल है और एक डायमंड है। दो मॉडल्स होते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के, अ पेस्टल एंड अ डायमंड मॉडल। पेस्टल का भी अपना यूज है, डायमंड का भी अपना यूज है, विल टॉक अबाउट इट। पेस्टल का मॉडल बीएमबीएस में आप लोगों ने पढ़ा है काफी तफसील में, इसको अब हम बड़ा स्क्वीज्ड मैनर में, बड़ा समराइज्ड मैनर में पढ़ेंगे with very valid examples, with very practical examples, that it becomes easily understandable। यार वो बीएमबीएस में तो खत्म ही नहीं होता था पेस्टल, इकोनॉमिक फैक्टर ही खत्म नहीं होते थे, लेकिन इसको बड़ा स्क्वीज कर दिया गया है, बड़ा सम अप कर दिया गया है, बड़ा प्रिसाइज बना दिया गया है। बीएमबीएस में आपको याद होगा पेस्टल के जो फैक्टर्स वो खत्म ही नहीं होते थे, इतना तफसीली होता था। फिर डायमंड पे बात करेंगे। डायमंड मॉडल क्या होता है, माइकल पोर्टर प्रपोज करता है दैट डायमंड मॉडल के थ्रू हम एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस मेजर करते हैं कंट्री के अंदर। यस यस आई विल ऑफ कोर्स आई विल। ये फाइल फर्स्ट चैप्टर की अपडेटेड फाइल जो है मार्ग एक है, मैं ना मार्ग फाइल सेव करता जाता हूँ ताकि ये इंस्टेंटली आपके साथ शेयर हो सके। तो ये मार्ग फाइल भी मैं भेज दूंगा ताकि आप लेक्चर के फ्लो के मुताबिक उसको पढ़ सकें, ठीक है। लेकिन मार्ग फाइल माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव नॉट टेकन द लाइव लेक्चर। मार्क फाइल कैन ओनली हेल्प दोज जिन्होंने लाइव लेक्चर लिया है, बल्कि मेरा ख्याल है लाइव लेक्चर ना लेने वालों के लिए मार्क फाइल तो परेशान कर देगी उनको। एनी हाउ, सो एनवायरनमेंट क्या होती है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट कर दे विद एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। A business can never exist in isolation from its environment। environment उसके ऊपर एग्जिस्ट करती ही करती है। एक बिजनेस अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेट करता ही करता है, ठीक है। और वो एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन डिटरमिन करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा थ्रेट्स को और वीकनेसेस को या अपॉर्चुनिटीज। एनीथिंग दैट फॉल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इट्स एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर होती है उसे उसके एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट के टिपिकली 3 लेवल्स होते हैं, मैक्रो, इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव। हम इन दोनों लेवल्स को ब्लेंड कर देते हैं। तो हम एक्चुअली एनवायरनमेंट के 2 लेवल्स पढ़ेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, और हम कंपैटिटिव एनवायरनमेंट पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। टिपिकली एनवायरनमेंट की 3 लेयर्स होती हैं, 3 इसकी जिल्दें होती हैं, 3 दर्जे होते हैं। मैक्रो इज द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच वी डिस्कस इन पेस्टल एनालिसिस। इंडस्ट्री और कंपटीशन जो है ये एक लोअर लेवल एनवायरनमेंट होती है। कस्टमर्स, markets, competitors, suppliers, government, everything is a part of your environment। सब कुछ आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस होता है कि हमें पता लग जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं हमारे इदारे से बाहर जो हमारे लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हैं, ईदर दे विल पोज एन अपॉर्चुनिटी और दे माइट ब्रिंग अ थ्रेट। 2 चीज़ें मालूम करते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, रिमेंबर दैट। एनवायरमेंटल एनालिसिस से 2 चीजें मालूम करते हैं, अपॉर्चुनिटी मालूम करते हैं, थ्रेट मालूम करते हैं। एनवायरनमेंट विल लेट यू नो व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी द बिजनेस हैज, एंड एनवायरनमेंट विल आल्सो लेट यू नो व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट्स अ बिजनेस माइट एनकाउंटर। तो एनवायरनमेंट से पता लगता है। और फिर ऑफ कोर्स सारे के सारे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, आपको अपने की ड्राइवर्स ऑफ चेंज देखने। गवर्नमेंट कोई नया लॉ इम्पोज कर रही है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपके ख्याल में एक तालीमी इदारा ज़्यादा अफेक्ट होगा या इत्तेहाद वाले जो हैं ये अफेक्ट होंगे, इजहार लिमिटेड अफेक्ट होगा। इजहार लिमिटेड जो छतें बनाते हैं ये अफेक्ट होंगे या पैक अफेक्ट होगा अगर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, क्या ख्याल है कौन अफेक्ट होगा।
इजहार लिमिटेड वाले इफेक्ट होंगे, रीजन बीइंग कि उनका ये की ड्राइवर ऑफ चेंज। अच्छा, कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, मैकडोनल्ड्स पे असर आएगा इसका, या इसका असर जो है वो ऑयल ड्रिलिंग कंपनी पे आएगा? ये कंपनी जो ऑयल ड्रिल करती है, कस्टमर की इनकम जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? मैकडोनल्ड्स पे आएगा ना, ऑफकोर्स मैकडोनल्ड्स पे आएगा। इसे कहते हैं की ड्राइवर ऑफ चेंज। नॉट ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विल हैव एन इक्वल इम्पैक्ट ऑन एवरी बिजनेस। सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कभी भी सारे के सारे बिजनेस को इक्वली अफेक्ट नहीं करेंगे। आपको देखना है कि आपके की ड्राइवर्स ऑफ चेंज कौन कौन से और उसका इम्पैक्ट क्या है, बिकॉज द एनवायरमेंट विल हैव इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट मार्केट। आपको ये देखना है कि वो जो चेंज एनवायरमेंट में आ रहा है वो आपकी इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट कर रहा है। द चेंज विच इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस, हाउ इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, राइट? इसे कहते हैं ड्राइवर ऑफ चेंज, इसे कहते हैं ड्राइवर। तो पर्पस क्या है इसका? एनालाइज करना है एक इदारे की पोजीशन को इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, सो दैट यू कैन डिटरमिन व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू हैव एंड यू कैन डील विद एनी पोटेंशियल थ्रेट्स। तो नटशेल में एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज को मालूम करना और थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। दो मॉडल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, एक पेस्टल है और एक डायमंड है। दोनों मॉडल का पर्पस डिफरेंट है। पेस्टल मॉडल जो है ये मैक्रो एनवायरनमेंट को इस्तेमाल कर एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और डायमंड मॉडल जो है ये हम यूज करते हैं टू एनालाइज दैट व्हाई एन इंडस्ट्री हैज अ नेचुरल कंपैटिटिव एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक इंडस्ट्री जो है वो किसी एक कंट्री के अंदर होम इंडस्ट्री का दर्जा कैसे हासिल कर लेती है, या अगर वही सेम इंडस्ट्री किसी और मुल्क में ऑपरेट करेगी तो वहां पे तो कामयाब नहीं हो पाएगी, किसी एक मुल्क में कामयाब है। ठीक है, तो हम रीजन ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई entities operating in certain industries have become more successful in particular country। ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे तफसील में। डायमंड मॉडल एक नया मॉडल है, इस पे इंशाल्लाह काफी तफसीली बात होगी। तो कल इंशाल्लाह पेस्टल को रैप अप करेंगे विद प्रैक्टिकल फ्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कल पेस्टल को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर डायमंड पे बात करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए काफी, फेयर इनफ। होपफुली यस वसीम, इंशाल्लाह होपफुली यस। नहीं जी, लेट्स कंटिन्यू tomorrow inshallah at the same time 8:30। हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ गुड नाइट। और चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट मैंने कहा था जिस वीक हम चैप्टर एंड करेंगे उससे नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। बल्कि ये एक टिपिकल फॉर्मूला याद रख लें, जिस वीक में चैप्टर खत्म होगा उससे अगले हफ्ते उस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आज हमने कंक्लूड किया है, तो नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट शेड्यूल्ड है। ठीक है, जो चैप्टर जिस वीक में खत्म होगा उससे अगले हफ्ते उसका टेस्ट अंडरस्टूड हुआ करेगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर वेरी मच क्वेश्चन है जनाब मेरा। फॉर। जी जी प्लीज। तो सर ये एज पर जो पीटर ड्रकर है जो मिशन की वो बात कर रहा है कि 4 फंडामेंटल जो है क्वेश्चन उसके आंसर एक मिशन स्टेटमेंट करती है। उसमें सर जब मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे वो चारों के चारों क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है या उसमें कोई नो, एक आध? मिस हो ठीक है सकता है सर। वो एक आइडियल केस सिनेरियो, बट नॉट एवरी मिशन स्टेटमेंट में आंसर ऑल द 4 क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, हाँ डेट मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा जब, लेकिन अगला हफ्ता मींस कि आपको टेस्ट अपलोड लेट से मिल जाएगा बाय मिड ऑफ द वीक, और वीकेंड तक टाइम हुआ करेगा उसको जमा कराने। ठीक है, बट टेंटेटिव डेट मैं फिर भी ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी। राइट, टेंटेटिव डेट मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। ओके जी, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड बेयरिंग विद मी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।